दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस एग्ज़ाम पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए हम लोगों का आज ये झारखंड सामान्य अध्ययन का 4th क्लास है। लास्ट क्लास हम लोग झारखंड के इतिहास को डिस्कस किए थे, जिससे कि आपका 8 प्रश्न 8 क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों, झारखंड का जो इतिहास है ये टोटल 7 टॉपिक में डिवाइड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट टॉपिक था झारखंड के इतिहास का मुंडा शासन व्यवस्था, जिससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। सेकंड टॉपिक था आपका नागवंशी शासन व्यवस्था, जिससे आपके एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा। थर्ड टॉपिक है इसमें परहा पंचायत शासन व्यवस्था, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। फोर्थ है आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था, इससे भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। और सिक्स्थ टॉपिक था हमारा ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। और जो 7th टॉपिक है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, इससे दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। बहुत ही डिटेल्ड में ईच एंड एवरी पॉइंट को उसमें डिस्कशन किया गया है लास्ट क्लास वाले वीडियो में। तो अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए थे तो डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस क्लास को ज़रूर से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नागवंशी शासन व्यवस्था का जो आधार है ना, वो मुंडा शासन व्यवस्था ही है ना। तो मुंडा शासन व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा, देन नागवंशी शासन व्यवस्था आपको बहुत ही आसानी से और इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा इसलिए होगा क्योंकि जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जो है बाद में कर लीजिएगा। पहले इस क्लास का कंटेंट देखिए, कंटेंट को समझिए। ये इतना ईजी वे में रिप्रेजेंट किया गया है, इतना अच्छा, सरल और समग्र है कि आप आसानी से इसे समझ करके याद रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक अच्छे कमेंट से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलता है किसी तरह का आपके लिए न्यू वीडियो जो है अच्छे कंटेंट पर बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों, आज का टॉपिक है नागवंश तथा नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था को समझने के लिए आपको नागवंश को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नागवंश को अच्छे से नहीं समझिएगा, नागवंश में कौन कौन से राजा हुए थे, नागवंश में कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, कौन कौन नागवंश पे आक्रमण किया, उनके राजाओं ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया, नागवंश का जब तक आप राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं समझिएगा, तब तक नागवंशी शासन व्यवस्था दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग नागवंश के बारे में समझेंगे, और नागवंश जब आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा तो फिर उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आसानी से चीज़ों को समझ पाइएगा, ध्यान में रख पाइएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नागवंश। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग एकदम कंप्लीट डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जेपीएससी में अगर आपसे इससे 1 से 2 क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आपसे ऊपर नहीं पूछेगा। डिटेल में अगर अध्ययन किए रहिएगा तभी क्वेश्चंस आपके पीटी एग्जाम में आप बना पाइएगा, अदरवाइज क्वेश्चन मिस होने का पूरा चांस रहता है। तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि 5 से 10 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों का ये लंबा चलने वाला है, लंबा क्लास चलेगा। तो एकदम अच्छे तरीके से समझते जाइए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स को नोट डाउन करते चले जाइए, है ना। बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप इंजॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों, नागवंश के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो नागवंश है ना, ये मुंडा राजे का स्थान जो है नागवंश लिया था, ठीक है। नागवंश का जो स्थापना है ये बोला जाता है फनी मुकुट राय ने की थी। किसने किया था नागवंश की स्थापना? फनी मुकुट राय।
नागवंश का स्थापना कौन किया था? तो फनी मुकुट राय जो है नागवंश का स्थापना किया था। ठीक है, और जिसने अपना जो है इसका जो साम्राज्य था वो रामगढ़, गोला, बड़वा, पलानी, उसके बाद तमार आदि क्षेत्रों में है ना इनका आधिपत्य था, इनका साम्राज्य जो है विस्तार था, इनका राज चलता था। ठीक है दोस्तों, फनी मुकुट राय जो है ये नागवंश का स्थापना किया था, है ना। इसका जानकारी हमें कैसे पता चलता है, इसका स्रोत क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट है। याद रखिएगा कि इसकी जानकारी जो है कि नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी, है ना। ये जानकारी हम लोगों को 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में, है ना, नागवंशी शासक थे एक दर्पनाथ शाह। कौन थे? दर्पनाथ शाह। एकदम फैक्ट सब दिमाग में रखते जाइए और सबको नोट डाउन करते जाइए नोटबुक पे। दर्पनाथ शाह, ये दर्पनाथ शाह जो है ना, ये भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी थी। ठीक है, दर्पनाथ शाह ने क्या किया था? तो भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह जानकारी दी थी। कब? 1789 ईस्वी में, कि फनी मुकुट राय द्वारा ही नागवंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो फनी मुकुट राय का जो जन्म बोला जाता है वो जन्म हुआ है 64 ईस्वी में। फनी मुकुट राय का जो जन्म हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 64 ईस्वी में, 64 ईस्वी में, है ना। और इनका जो शासन काल है वो 83 से 162 ईस्वी तक है। 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक 162 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? शासन किया था नागवंश पे, है ना। नागवंशावली के अनुसार, यहाँ पे एक फैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमेशा एग्जाम में आता है, आपकी जेपीएससी एग्जाम में भी आएगा, कि नागवंशावली को किसने तैयार किया था। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? नागवंशावली को किसने तैयार किया था? अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें बताइए, नागवंशावली को किसने तैयार किया था। तो दोस्तों नागवंशावली के अनुसार फनी मुकुट राय जो है ना, वो वाराणसी के रहने वाले पार्वती का पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे? तो पार्वती के पुत्र थे, है ना। और इनको जो है मुंडा राज्य के अंतिम राजा, मुंडा राज्य के अंतिम राजा कौन थे? मदरा मुंडा। कौन थे? मदरा मुंडा, मदरा मुंडा। ठीक है, मुंडा राज्य के अंतिम राजा मदरा मुंडा और अन्य नेताओं ने अपना समर्थन दिया और इनको राजा बना दिया गया। ठीक है, फनी मुकुट राय को किसने समर्थन दिया था? तो अंतिम राजा थे मुंडा राज्य के मदरा मुंडा और उनके और कुछ अन्य नेता, है ना, ये लोग समर्थन दिए थे और इनको राजा नियुक्त किया गया था। दोस्तों विद्यालाल भूषण के अनुसार जो है आपका फनी मुकुट राय जो है नागवंशी राज्य में 66 परगना में विभाजित किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है नागवंशी राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया गया? दोस्तों याद रखिएगा 66 परगनों में विभाजित किया गया था। ठीक है, किसके अनुसार? तो विद्याभूषण लाल के अनुसार नागवंशी राज्य को, है ना, फनी मुकुट राय ने 66 परगनों में विभाजित किया था। दोस्तों नागवंशी शासक जो थे फनी मुकुट राय, ये अपना राजधानी सुतियाम्बे, है ना, ये अपना राजधानी कहाँ स्थापित किए थे? सुतियाम्बे में। इनका राजधानी क्या था? सुतियाम्बे था। ठीक है, तो सुतियाम्बे था। सुतियाम्बे पूछेगा किस जिला में पड़ता है, झारखंड में किस जिला में पड़ता है? तो याद रखिएगा रांची जिला में पड़ता है, रांची जिला में पड़ता है। ठीक है, रांची जिला में पड़ता है। तो सुतियाम्बे में इन्होंने क्या किया? अपने राजधानी बनाया, जहाँ पर ये एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण किए थे, है ना। क्वेश्चन आपसे आएगा कि फनी मुकुट राय ने सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो याद रखिएगा अपनी राजधानी सुतियाम्बे में, यानी कि रांची जिला में स्थापित करवाया था, निर्माण करवाया था। दोस्तों हम लोग देखते आ रहे हैं कि प्राचीन काल से ही साम्राज्य विस्तार के लिए दूसरे राज्यों से वैवाहिक संबंध जो है स्थापित जो है राजा लोग करते थे, है ना, ताकि उनकी शक्ति जो है और मजबूत हो जाए, दूसरे पर आक्रमण करे और आसानी से जीत लें, है ना। तो यही जो है रणनीति फनी मुकुट राय जो है, जो नागवंशी शासक थे, है ना, वो भी जो है यही रणनीति अपनाए और वो पूर्व में पंचेत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे।
कहाँ किसके साथ स्थापित किए थे? तो पंचेत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और गोवंशी राजकुमारी के साथ विवाह जो है कर अपनी स्थिति को और ही मजबूत बना लिए थे। ठीक है, किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो पूर्व में पंचेतों के साथ। ठीक है, और जो पंचेत के साथ उनका वैवाहिक संबंध जो हुआ है ना, तो उनका स्थिति ऑब्वियसली महयोग स्ट्रांग हुआ और वो क्या किए? तो पंचेतों के सहयोग से है ना दक्षिण में क्योंझर, ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण में क्योंझर। क्योंझर दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है, तो क्योंझर पे ये जो है आक्रमण किए और उसको जो है विजित कर लिया, यानी कि अपने आधिपत्य में, अपने अधिकार क्षेत्र में ले आए। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट फैक्ट फनी मुकुट राय के बारे में, है ना, जिससे हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उम्मीद करते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेपीएससी पीटी हो या फिर जेपीएससी मेंस में आए या फिर जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें फनी मुकुट राय से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से कोई ना कोई पॉइंट उठा के आपसे पूछ लेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपसे पूछे थे नाग वंशावली को किसने तैयार किया था, है ना, नाग वंशावली को किसने तैयार किया था? तो दोस्तों फनी मुकुट राय के बाद जो शासक बने थे ना, वो क्रमशः जो है मुकुट राय थे, ठीक है, उसके बाद मदन राय थे, उसके बाद प्रताप राय थे, है ना, ये लोग जो है नागवंश के शासक थे फनी मुकुट राय के बाद के, है ना। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए कि जिस समय जो है भारत देश में, यानी कि भारत में, है ना, गुप्त साम्राज्य का विस्तार चल रहा था, है ना, निर्माण का प्रक्रिया चल रहा था, उस समय जो है यहाँ पर नागवंशी शासनकाल में जो है प्रताप राय, है ना, अपना शासन चला रहे थे। यानी गुप्त काल अभी पूरे तरह से अभी सेटल्ड भी नहीं हुआ था, है ना, गुप्त साम्राज्य, और यहाँ पर जो है चतुर्थ राजा प्रताप राय जो है अपना शासन चला रहे थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो बेनीराम मेहता द्वारा तैयार नागवंशावली से। ठीक है, यानी कि नागवंशावली की रचना किसने किया था, किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा बेनीराम मेहता। बेनीराम मेहता, बेनीराम मेहता, मेहता कौन तैयार किया था, क्या तैयार किया था? तो नागवंशावली। और ये सब दोस्तों इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एक आपके एग्जाम में तो आएगा ही, और सबसे बड़ी बात है ये है कि आपको एक पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा, है ना, कंटेंट अलग अलग सोर्स से तैयार किया गया है। इसलिए अगर आप अच्छे से नोट्स बना लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आ जाएगा। तो दोस्तों बेनीराम मेहता के द्वारा तैयार वंशावली, नाग वंशावली से पता चलता है कि प्रताप राय जो है वो चतुर्थ राजा थे नागवंश के। ठीक है, और इन्होंने अपने जो है राजधानी वो सुतियाम्बे से कहाँ बदल के किया? चुटिया किया था, है ना। पहले राजधानी सुतियाम्बे था, उसके बाद राजधानी कहाँ हो गया? चुटिया हो गया, चुटिया। ठीक है, और आपसे पूछेगा ये भी क्वेश्चन कि चुटिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी पूछ देता है। तो याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। ठीक है, तो प्रताप राय स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित चुटिया को अपना राजधानी जो है घोषित किया, राजधानी जो है बनाया। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट नागवंशी शासक हैं भीमकर्ण। नेक्स्ट जो नागवंशी शासक हैं वो है भीमकर्ण, भीमकर्ण, भीमकर्ण। ठीक है, भीमकर्ण का जो दोस्तों शासनकाल है वो 1095 से लेके 1184 ईस्वी तक, 1095 से 1184 ईस्वी तक, है ना, ये नागवंशी साम्राज्य के, है ना, नागवंश के शासक थे। ठीक है, मतलब इनका ये ड्यूरेशन है 1095 से लेके 1184 तक। ठीक है, भीमकर्ण जो है वो बरुओं के लड़ाई में, है ना, सरगुजा के रक्सेल को, है ना, पराजित किया था। ध्यान रखिएगा भीमकर्ण जो है वो बरुओं की लड़ाई में
सरगुजा के रक्सेल शासक को पराजित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद भीमकर्ण से जो रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि भीमकर्ण जो है पहला नागवंशी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा नागवंशी शासक ने क्या उपाधि धारण की थी, तो याद रखिएगा कर्ण की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और भीमकर्ण जो है ये भी अपना राजधानी को परिवर्तन किया है ना, और ये अपना राजधानी चुटिया के स्थान पर खुखड़ा को बनाया 1122 ईस्वी में। ठीक है। अब जो न्यू राजधानी क्या बन गया भीमकर्ण के समय में, वो बन गया खुखड़ा। ठीक है। कब? तो 1122 ईस्वी में, 1122 ईस्वी में, है ना। भीमकर्ण जो है अपना राजधानी कहाँ बनाया? खुखड़ा को बनाया। और भीमकर्ण जो है ना, वो भीम सागर का निर्माण करवाया था, जो कि आज भी विद्यमान है। भीमकर्ण किस चीज़ का निर्माण करवाया था? तो भीम सागर का निर्माण करवाया था। भीम सागर का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, जो कि आज भी विद्यमान है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था भीमकर्ण से, जो कि हमेशा पूछता है। नेक्स्ट आ जाइए आप 15वीं सदी में। इसके बाद जो है 15वीं सदी में शिवदास कर्ण एक प्रमुख नागवंशी शासक थे। इनके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में बोलिए, है ना। उसने 1401 ईस्वी में, ठीक है, 1401 ईस्वी में घाघरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुमला जिला में। 1401 ईस्वी में घाघरा कहाँ पड़ता है? तो गुमला जिला में। ठीक है, गुमला जिला में। ठीक है। घाघरा में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर? तो हापा मुनि मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? हापा मुनि मंदिर। हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर जो है कौन से भगवान को समर्पित है? तो याद रखिएगा भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को ये मंदिर समर्पित है, यानी कि भगवान विष्णु का ये जो है हापा मुनि मंदिर है, जिसका निर्माण नागवंश के प्रतापी शासक शिवदास कर्ण ने किया था या करवाया था। ठीक है। आगे बढ़िए तो उसी काल में जो है वो 14वीं शताब्दी का अंत से लेकर, यानी 1469 से लेकर के 1526-27 तक, ठीक है ना, क्योंकि 26-27 तक ये जो काल है आपका, ये आपका काल है किसका? लोधी वंश का। तो दोस्तों इस ड्यूरेशन में भी जो है नागवंश में जो है कुछ प्रमुख शासक हुए, है ना, जिनके नाम जैसे प्रतापकर्ण। ठीक है। प्रतापकर्ण जो है ये आपका इसी समय के शासक थे। प्रतापकर्ण। ठीक है। प्रतापकर्ण हो गए। दूसरा शासक आपका जो है प्रतापकर्ण के बाद छत्रकर्ण हो गए। नेक्स्ट है विराटकर्ण। छत्रकर्ण, उसके बाद तीसरा विराटकर्ण। ये सब जो है लोधी वंश का जो काल चल रहा था, है ना, यानी कि 1451 से लेके 1526-27 के मध्य जो है इन तीन राजाओं का शासनकाल था। यानी कि अब देखिए तो 1451 से लेकर के 1469 तक, 1451 से लेकर के 1469 ईस्वी तक, ठीक है ना, प्रताप राय शासन किए थे। और 1469 ईस्वी से लेकर के 1496 ईस्वी तक, ठीक है, आपका छत्रकर्ण शासन किए थे। ठीक है, छत्रकर्ण शासन किए थे। इसके बाद जो है आपका विराटकर्ण का शासक था। तो प्रतापकर्ण जो है ना, के समय में ये जो नागवंशी शासक थे प्रतापकर्ण, इनके समय में जो है ना घाटवार राजाओं का विद्रोह हो रहा था। अब बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था। कौन से राजा का? प्रतापकर्ण के समय में किस राजा का विद्रोह हो रहा था? घाटवारों का। घाटवार राजाओं का। ठीक है, घाटवार राजाओं का विद्रोह हो रहा था, है ना। और ये इससे एकदम त्रस्त थे
परेशान थे, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रताप राय के समय में किनका विद्रोह हो रहा था, ध्यान रखिएगा घटवारों का विद्रोह प्रताप राय के समय में हो रहा था। इसके बाद आ जाइए आप छत्रकर्ण। छत्रकर्ण जो है ना, इनसे एक रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में हमेशा से पूछता आ रहा है और पूछेगा भी। तो छत्रकर्ण जो है ये इनके समय में वासुदेव यानी कि विष्णु भगवान, ठीक है, की मूर्ति जो है कोराम्बे में प्रतिष्ठापित की गई थी। ठीक है, कहाँ प्रतिष्ठापित की गई थी? तो कोराम्बे में। किसका मूर्ति? किसका मूर्ति? तो वासुदेव यानी कि भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठापित की गई थी। ठीक है, और ये काल जो है आपका लगभग 1437 ईस्वी है। ठीक है, कब किया गया था? तो 1437 ईस्वी में। ठीक है, तो सवाल ये है कि जब यह मूर्ति स्थापित हुआ ना, है ना, किसके काल में हुआ था? याद रखिएगा छत्रकर्ण के समय काल में। ठीक है, छत्रकर्ण द्वारा ही करवाया गया था। तो ये जो मूर्ति स्थापित हुआ तो बंगाल के प्रसिद्ध संत, ठीक है, कौन से संत? तो वैष्णव संत, तो बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु, ये जो है ना आकृष्ट होकर के, है ना, ये मूर्ति स्थापित हुआ, है ना, तो आकृष्ट होकर के, आकर्षित होकर के मथुरा जाने के क्रम में झारखंड आए थे। और झारखंड में कहाँ आए थे? तो पंच परगना क्षेत्र में आए थे। कुछ दिन यहाँ पर रुके भी थे और यहाँ के जनजातियों के मध्य जो है अपना प्रचार प्रसार, अपना मत को जो है प्रसारित किए थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो राजा थे छत्रकर्ण, ठीक है, छत्रकर्ण, इनके समय में एक मूर्ति का स्थापना किया गया था। कहाँ स्थापना किया गया था? तो कोराम्बे में। ठीक है, विष्णु भगवान का मूर्ति का स्थापना किया गया था, जिससे आकृष्ट होकर के, आकर्षित होकर के बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव संत, है ना, चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए थे, झारखंड के पंच परगना क्षेत्र में आए थे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बुक है, बुक का नाम है नागवंशीज एंड द चेरोज। नागवंशीज एंड द चेरोज। दोस्तों, इस बुक की जो रचना किए थे वो झारखंडी इतिहासकार और इतिहास और संस्कृति के विद्वान तथा लेखक वी वीरोत्तम। ये पूछता भी है, ध्यान रखिएगा ये नाम, वी वीरोत्तम। ठीक है, वी वीरोत्तम जो है ये इस पुस्तक का रचना किए थे, है ना। पुस्तक का नाम क्या है? तो नागवंशीज एंड द चेरोज। तो नागवंशीज एंड द चेरोज का चर्चा यहाँ पे इसलिए किए, है ना, क्योंकि इसमें शेरशाह के सेनापति ख्वास खां, शेरशाह का सेनापति का नाम क्या था? ख्वास खां। ठीक है, ख्वास खां के द्वारा जो है ना पलामू के राजा महारथ चेरो, ध्यान नाम याद रखिएगा, महारथ चेरो। ठीक है, तो महारथ चेरो के विरुद्ध अभियान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन से बुक में? तो नागवंशीज एंड द चेरोज। किसके द्वारा रचित था? तो वी वीरोत्तम इसके लेखक थे। इसमें शेरशाह के सेनापति ख्वास खां के द्वारा पलामू के राजा महारथ चेरो के विरुद्ध अभियान का उल्लेख मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अहमद यादगार, नाम याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, अहमद यादगार। इनका पुस्तक था तारीख ए शाही। इनका पुस्तक का नाम क्या था बाबू? तारीख ए शाही। ठीक है, अहमद यादगार, इनका एक पुस्तक था जिसका नाम था तारीख ए शाही। इसके अनुसार शेरशाह ने ये आक्रमण जो है किया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो इस पुस्तक के अनुसार उद्देश्य था कि श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी को प्राप्त करना। ठीक है, उद्देश्य बाबू क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी को प्राप्त करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था।
तो 1585 ईस्वी तक, ठीक है, 1585 ईस्वी के पूर्व तक नागवंशी राजा जो है ना, नागवंशी राजा साम्राज्य ये जो है बाह्य आक्रमणों से बिल्कुल अप्रभावित था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में 1585 ईस्वी में, ठीक है, अकबर के शासनकाल में 1585 ईस्वी में शहबाज खान, नाम याद रखिएगा, शहबाज खान, शहबाज खान, शहबाज खान, शहबाज खान को, है ना, शहबाज खान को खोखरा भेजा गया, खोखरा पे आक्रमण करने के लिए। और इसके बारे में कहाँ जानकारी मिलता है कि अकबर ने शहबाज खान को खोखरा विजय के लिए भेजा था, इसके बारे में कहाँ जानकारी मिलती है? तो इसका वर्णन दोस्तों अकबरनामा में किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम डेप्थ में जाएगा जेपीएससी और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो आपका क्वेश्चन यहीं पे छूटता है। आप बोलते हैं ये सब तो बुक में दिया ही हुआ नहीं है। हर एक बुक में सब कंटेंट नहीं मिलेगा, बट बहुत कुछ दिया हुआ रहता है। आप हर एक पॉइंट को नोट कीजिए और उसके बाद पढ़ते रहिए। और अगर ये जो लेक्चर है, ये जो क्लास है, इसको बहुत ही सावधानी से एकदम अच्छे तरीके से समझिए। जैसे जैसे आप सुनते चले जाइएगा, समझ जाइएगा, तो सब याद हो जाएगा। कम से कम 2 बार इस क्लास को जरूर देखिएगा, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। तो दोस्तों शहबाज खान जो है, अकबर के द्वारा शहबाज खान को 1585 ईस्वी में खोखरा विजय के लिए भेजा गया था, है ना। तो इसका जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? तो इसका जानकारी दोस्तों अकबरनामा से मिलता है ना। मुगल फौज जो है खोखरा पे आक्रमण किया, खोखरा को विजित कर लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया और जो है पूरे खोखरा में कत्लेआम किया और उसके बाद जो है सो लूटपाट पूरा भयंकर तौर पे किया, है ना। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? खोखरा को मुगल साम्राज्य में मिलाना, है ना, नागवंशी शासक को अपने अधीन करना, यह इनका मुख्य काम था, मुख्य उद्देश्य था। और सबसे प्रमुख इसमें क्या था कि नागवंशी साम्राज्य, है ना, जो कि अभी तक कर मुक्त थे, है ना, कोई भी नजराना, मालगुजारे, कोई किसी प्रकार का कर मुगल साम्राज्य को नहीं देते थे, तो वो उनसे भी कर लेना है मुख्य उद्देश्य था। नागवंशियों पर भी उन्होंने कर जो है, मालगुजारे जो है, उनसे मांगा। और नागवंशी शासक जो है, जो उस समय नागवंशी शासक कौन थे? तो मधुकरण शाह। नागवंशी शासक कौन थे दोस्तों? मधुकरण शाह थे, मधुकरण शाह। इस समय नागवंशी शासक थे मधुकरण शाह। इन मधुकरण शाह को जो है ना, माल गुजारी देना जो है स्वीकार करना पड़ा, ठीक है। और इस प्रकार जो है 16वीं शताब्दी के अंत तक जो है अकबर के नियंत्रण में पूरा का पूरा खोखरा आ चुका था। यानी कि नागवंशी जो लोग जो थे, नागवंशी शासक जो थे, जो खोखरा प्रदेश था, वह अब किसके नियंत्रण में आ चुके थे? मुगल के नियंत्रण में आ चुके थे, अकबर के नियंत्रण में आ चुके थे। अब क्या हुआ समझिए। अब जो है अकबर का कुछ दिन के बाद मृत्यु होता है, ठीक है। तो अकबर का जो मृत्यु होता है तो उसके पश्चात जो है नागवंश के शासक थे एक दुर्जन साल। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। नागवंश के शासक कौन थे? दुर्जन साल, दुर्जन साल, ठीक है। ये जो दुर्जन साल थे, है ना, ये बोले कि हम जो है सर नहीं देंगे आपको लगान, हम आपको कर नहीं देंगे, मालगुजारी नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग तो इतने से स्वतंत्र थे, स्वतंत्र ही रहेंगे, है ना। तो ये बात पता चला किसको? जहांगीर को, है ना। तो जहांगीर जो है क्या किया? तो चढ़ाई का ऑर्डर दिया। और 1615 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1615 ईस्वी में, ठीक है, 1615 ईस्वी में ये जो है बिहार का सूबेदार इब्राहिम खां, बिहार का सूबेदार कौन था दोस्तों? इब्राहिम खां था उस समय। इब्राहिम खां, बिहार का सूबेदार इब्राहिम खां को आदेश दिया कि भाई दुर्जन साल पे आक्रमण करो, है ना। ये लोग जो है हम लोगों को, मुगल साम्राज्य को अब जो है कोई माल, किसी भी प्रकार का माल गुजारी नहीं दे रहा है। और दुर्जन साल क्या किया? ये जो क्या किया? इब्राहिम खां खोखरा पे आक्रमण करने लगा।
ठीक है। तो खोखरा पर आक्रमण जब हो रहा था तो दुर्जन साल जो है इब्राहिम खां को कई प्रकार का प्रलोभन भी दिया कि भाई हमारे साथ मिल जाइए, है ना, और अपने साथ मिलाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वो क्या हुआ, असफल रहा, है ना। इब्राहिम खां दुर्जन साल के साथ नहीं मिला और खोखरा पे आक्रमण करके, है ना, उसको विजित कर लिया और उस पर खोखरा प्रदेश पर एक बार फिर से मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, स्थापना हो गया। यानी कि मुगल साम्राज्य पहले भी वो अधीन था, अभी फिर से पूरी तरह से अधीन हो गया, क्योंकि इब्राहिम खां जो है वो दुर्जन साल को कैद कर लिया और उसको जो है लेके आ गया कहाँ पर, ग्वालियर का किला, है ना। और कुल 12 वर्षों तक दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12 वर्षों तक दुर्जन साल को जो है ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये दुर्जन साल था, ये हीरो का पारखी था, है ना, हीरो का क्या था, पारखी था। और हीरो के पारखी होने के कारण ही बाद में इसको मुगल कैद से मुक्त कर दिया गया था, जहाँ पर जहांगीर जो है ना, जहांगीर द्वारा दुर्जन साल को शाह की उपाधि प्रदान किया गया था। ठीक है, दुर्जन साल को किस चीज़ का उपाधि प्रदान किया गया था, तो शाह का उपाधि प्रदान किया गया था। कौन किया था दोस्तों, याद रखिएगा, जहांगीर ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी। इसलिए कहीं कहीं आप बुक में देखिएगा दुर्जन शाह भी लिखा हुआ रहता है। अब मेन पॉइंट ये है कि इसको मुक्त तो कर दिया, तो मुक्त कर दिया तो क्या इसको स्वतंत्र कर दिया, तो नहीं, इसको इस शर्त से मुक्त किया गया कि दुर्जन साल जो है 6,000 रुपया वार्षिक कर जो है मुगल साम्राज्य को देगा। यानी कि पहले दुर्जन साल ने स्वीकार किया कि 6,000 रुपया वार्षिक कर के रूप में मुगल साम्राज्य को जो है हम देंगे, इसी शर्त पे जो है इसको क्या किया गया दोस्तों, मुक्त कर दिया गया। इसके बाद आ जाइए आप शाहजहाँ का शासनकाल, है ना। जहांगीर के शासनकाल के बाद शाहजहाँ के शासनकाल में जो है मुगल जो है छोटा नागपुर खास और पलामू एरिया में भी में पूरे तरह से वर्चस्व स्थापित किए, है ना। अपना स्थिति झारखंड में जो है मुगल साम्राज्य का स्थिति जो है और मजबूत होते चला गया। इसी दौरान जो है नागवंशी शासक कौन थे, दुर्जन साल। तो दुर्जन साल जो है ना अपना राजधानी का परिवर्तन करते हैं। तो राजधानी का पहले क्या था, खोखरा था, ये राजधानी परिवर्तन करके कहाँ स्थापित किए दोस्तों, खोखरा से कहाँ स्थापित किए, दोईसा स्थापित किए, दोईसा। राजधानी परिवर्तन करके खोखरा से दोईसा स्थापित किए। कहीं कहीं पे डोईसा भी लिखा हुआ रहता है, डोईसा भी लिखा हुआ रहता है, दोनों एक ही है ना। तो दोईसा जो है ये में अपना राजधानी को दुर्जन साल ने बनाया। दोईसा बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य था, है ना। और ये उद्देश्य क्या था कि दोईसा जो प्रदेश था, जो एरिया था, वो 3 तरफ से जो है ना आपका घिरा हुआ था पहाड़ी से, और एक तरफ से जो है दक्षिण की ओर से जो है ना कोयल नदी से जो है ये घिरा हुआ था। तो अब देखिए, चूँकि ये 3 तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और एक तरफ क्या है इसका, कोयल नदी है, तो इसको विजित करना जो है, इस पर आक्रमण करना जो है हमेशा से क्या होता था, टफ था। इसको विजय प्राप्त करना इस पर थोड़ा सा टफ था। तो ये सब देखते हुए, है ना, जो है खोखरा से जो है राजधानी परिवर्तन करके ये लाया कहाँ पर, दोईसा को राजधानी बनाया था। दोस्तों यहाँ पर जो है दुर्जन साल ने एक महल का निर्माण करवाया था, जिसको बोलते हैं नवरत्नगढ़ महल। ध्यान रखिएगा नाम, नवरत्नगढ़ महल। नवरत्नगढ़ महल जो है अभी जाइएगा देखने के लिए तो अभी 3 मंजिला है, ठीक है, वर्तमान समय में। लेकिन उस समय जो है ये क्या था, 5 मंजिला इमारत था, 5 मंजिला महल था। बहुत ही अद्भुत जो है ये आपका कृति था। ठीक है, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो दुर्जन साल के द्वारा। दोस्तों इसके बाद आ जाता है आपका औरंगजेब का काल। तो मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में जो है दोईसा या नवरत्नगढ़ में नागवंशी शासक रघुनाथ शाह का शासन था। ठीक है, किसका शासन था, तो रघुनाथ शाह का शासन था। किसके काल में, तो औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के काल में।
तो रघुनाथ शाह का शासन था। तो ये रघुनाथ शाह जो है ना, ये अनेक भवन और मंदिर का निर्माण करवाए थे, है ना, जिसमें सबसे प्रमुख जो था, वो सबसे प्रसिद्ध जो था, वो था आपका जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि रघुनाथ शाह के शासनकाल में एक तो ये जो है सब बहुत सारा भवन मंदिर सब का निर्माण करवाए थे। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि रघुनाथ शाह के काल में शासनकाल के दौरान जो खोखरा प्रदेश था उस पर केवल एक बार मुगल आक्रमण हुआ। ठीक है, इसलिए नागवंशी शासक रघुनाथ शाह के शासनकाल को नागवंशियों का स्वर्ण काल माना जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम रट लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि नागवंशी शासक रघुनाथ शाह के शासनकाल को नागवंशियों का स्वर्ण काल बोला जाता है, यानी कि इसी समय में नागवंशी का स्वर्ण काल था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। रघुनाथ शाह के बाद राम शाह छोटा खास के औरंगजेब के समकालीन नागवंशी शासक थे। ये जो राम शाह थे, है ना, नाम याद रखिएगा, राम शाह। ये जो राम शाह थे, ये औरंगजेब के मृत्यु के 8 वर्षों के बाद तक 8 वर्षों के बाद तक जो है ये शासन किए थे। ठीक है, और ये राम शाह के बाद जो है यदुनाथ शाह, राम शाह के बाद शासक कौन बने, तो यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह नाम याद रखिएगा, यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह जो है नागवंश के शासक बने, है ना, और इन्होंने उस समय देखिए मुगल का आक्रमण का बार बार संभावना बनता था। ठीक है, कि मुगल का आक्रमण होगा, आक्रमण होगा, आक्रमण होगा, है ना, तो इन्होंने संभावित मुगल आक्रमणों के कारण ही अपनी राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित किया था। यदुनाथ शाह जो है राजधानी कहाँ स्थापित किया था, पालकोट। दोईसा से यदुनाथ शाह जो है संभावित मुगल आक्रमण के कारण जो है दोईसा से यदुनाथ शाह अपनी राजधानी कहाँ किया था, पालकोट स्थानांतरित किया था। इसके बाद जो है नागवंशी शासक थे प्रताप उदयनाथ सहदेव। प्रताप उदयनाथ सहदेव, उदयनाथ सहदेव। तो प्रताप उदयनाथ सहदेव जो है ये अपना राजधानी जो है रातूगढ़ को बनाया था। ठीक है, ये अपना राजधानी कहाँ बनाए थे, रातूगढ़ को बनाए थे। तो दोस्तों जो नागवंशी शासक जो है वो विभिन्न स्थलों पर प्राचीन काल से लेकर के आपका आधुनिक काल तक शासन करते रहे। ठीक है, इससे जो इम्पोर्टेंट जो है आपका जो क्वेश्चन बनता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नागवंशी राज्य की राजधानियाँ एवं संस्थापक नरेश। ठीक है, राजधानी जो है और उसका स्थापना कौन किए थे ये आपसे पूछता है। याद रखिएगा फर्स्ट शासक जो है जो कि नागवंश का संस्थापक भी हैं फनी मुकुट राय, इनका राजधानी था सुतियाम्बे। ठीक है, फनी मुकुट राय इनका राजधानी कहाँ था, सुतियाम्बे था। नेक्स्ट है आपका प्रताप राय जो कि जिसके बारे में हम लोग को किससे जानकारी मिलता है, तो बेनीराम मेहता के द्वारा तैयार नागवंशावली से, है ना। प्रताप राय जो है अपने राजधानी चुटिया को बनाया था जो कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भीमकर्ण। ठीक है, भीमकर्ण जो है अपने राजधानी को खोखड़ा को स्थानांतरित किया था। भीमकर्ण जो राजधानी क्या बनाया था, खोखड़ा। नेक्स्ट है आपका दुर्जन साल या फिर दुर्जन शाह। तो याद रखिएगा जो दुर्जन साल को शाह की उपाधि जहांगीर ने दी थी, क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुर्जन साल जो है अपना राजधानी दोईसा को या फिर डोईसा को, है ना, अपना राजधानी बनाया था। उसके बाद आपका आया था यदुनाथ शाह। ठीक है, यदुनाथ शाह जो है अपना राजधानी पालकोट को बनाया था, है ना। पालकोट जो है यदुनाथ शाह का राजधानी था। कारण क्या था, उनको लग रहा था कि मुगल साम्राज्य पे आक्रमण हो सकता है, है ना। इसी आक्रमण के डर से जो यदुनाथ शाह जो थे ये क्या किए थे, दोईसा के जगह पे पालकोट को राजधानी बनाए थे। उसका आपका आ गया जगन्नाथ सहदेव। जगन्नाथ सहदेव पालकोट भौरों को अपना राजधानी बनाए थे। और उसके बाद जो है अंतिम शासक जो थे आपका प्रताप उदयनाथ सहदेव, जिन्होंने रातूगढ़ को अपना जो है राजधानी के रूप में स्वीकार किया था या फिर राजधानी बनाया था। तो दोस्तों
अभी हम लोग कंप्लीट देख लिए नागवंश के बारे में, कौन कौन राजा थे, किन से युद्ध हुआ, क्या परिस्थितियां थी। अब हम लोग नागवंश की शासन व्यवस्था को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि नागवंश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, है ना, और वहाँ पर किस प्रकार का कर लिया जाता था, कर जो है कौन देता था, कौन लेता था, इसके बारे में अब हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। दोस्तों, नागवंशी शासन व्यवस्था जो है आपका, ये मुंडा शासन व्यवस्था के बाद जो है नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई है ना। ऐसा माना जाता है कि प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में, ठीक है, मुंडाओं की राज व्यवस्था नागवंशी को हस्तांतरित हुई, है ना। और नागवंशियों के जो प्रथम राजा थे फनी मुकुट राय, ये जो है मुंडा का जो शासन व्यवस्था चल रहा था, परहा शासन व्यवस्था, इसको वो समाप्त नहीं किए, ना ही इसमें कोई परिवर्तन किए, बल्कि इसका वो विस्तार देने का ही प्रयास किए। ठीक है, तो नागवंश के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो कुछ राजाओं का नाम आएगा, है ना, राजाओं के विषय में आएगा, तो वो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और इजीली आप कर भी पाइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो नागवंश शासन व्यवस्था है, इससे आपका एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप डिटेल में अगर नहीं पढ़े हैं, तो फिर यही फैक्ट याद करना जो है ना एक चैलेंज हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। आपको क्या बताएं कि फनी मुकुट राय जो है ना, ये परहा शासन व्यवस्था जो कि मुंडाओं द्वारा संचालित था, ठीक है, उसको समाप्त नहीं किए और ना ही कोई इसमें परिवर्तन किए, बल्कि वो जो है इसको विस्तार देने का ही कार्य किए। तो नागवंशियों के काल में जो है काल में जो है पूर्व की जो भी कर व्यवस्था थी या भू व्यवस्था थी या फिर शासन व्यवस्था था, सभी मुंडा के तरह ही चलते रहा। ठीक है, नागवंशी काल में भी जो मुंडा काल में चल रहा था, वही जो है इस काल में भी चलते रहा। ठीक है, इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब आपके दिमाग में आया कि ये मुंडा का शासन व्यवस्था क्या था। तो दोस्तों, अगर आप मुंडा की शासन व्यवस्था, है ना, अगर आप इस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, जस्ट इससे पहले वाला क्लास है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिए। तो फिर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा और आसानी से चीज़ों को समझ पाइएगा। तो पहली शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक, है ना, इस शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो मुंडा का शासन व्यवस्था था उसी की तरह ये चलते रहा। थोड़ा बहुत इसमें विस्तार जो है वो किया गया। ठीक है, इसी का मतलब कोई बेसिक जो हार्ड चेंज बोलते हैं ना, वो चेंज इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि चेंज हुआ कब और क्यों हुआ। तो देखिए कि प्रथम जो है आप प्रभावकारी हस्तक्षेप देखिए कि मुगल सम्राट अकबर, ठीक है, ये आपको 1585 ईस्वी में शाहबाज खान, ठीक है, याद रखिएगा, 1585 ईस्वी में शाहबाज खान को भेजते हैं खोखरा पर आक्रमण करने के लिए। शाहबाज खान को भेजते हैं खोखरा पर आक्रमण करने के लिए, और ये खोखरा में एकदम पूरा तोड़फोड़ मचाते हैं, है ना, और इसको जो है क्या कर लेते हैं, विजित कर लेते हैं, यानी कि मुगल के अधीन इसको बना देते हैं। ठीक है, खोखरा को। तो दोस्तों, ये जो मुगल हस्तक्षेप हुआ खोखरा पे आक्रमण के बाद, ठीक है, तो और ये है जो खोखरा को मुगल के अधीन बना लिए, इसका एकमात्र उद्देश्य था इस प्रदेश से जो है मुगल साम्राज्य को कर ले जाना था। ठीक है, यानी कि मुगल को इससे पहले इस प्रदेश से कर नहीं मिलता था, किसी प्रकार का नजराना नहीं मिलता था, किसी प्रकार का जो है सो आपका माल गुजारी नहीं मिलता था। तो ये माल गुजारी जो है लेना एकमात्र जो है मकसद था खोखरा पर आक्रमण, यानी कि इस प्रदेश पर आक्रमण करने का। तो अब क्या हुआ कि मुगल सेना जो है यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगे, और धीरे धीरे यही जो है आपका जो है यही नियमित स्वरूप धारण कर लिया। किस चीज़ का? तो आपका माल गुजारी का। ठीक है, तो दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोलने लगे, माल गुजारी, है ना, माल गुजारी कहा जाने लगा इसी को। तो दोस्तों, ये जो नागवंशी कालीन व्यवस्था था,
ठीक है। इसमें कर या फिर मालगुजारी लेने का कोई प्रथा आम रैयतों से नहीं था, यानी कि आम रैयतों से किसी प्रकार का मालगुजारी या कर नहीं लिया जाता था, ठीक है। लेकिन मुगल सम्राट के जब अधीन हो गया ये नागवंशी, है ना, नागवंशी शासक, नागवंश, है ना, तो और वो लोग तो मुगल सम्राट तो डिमांड करने लगा कि भाई हमको जो है सो नजराना चाहिए, हमको मालगुजारी चाहिए, ठीक है। तो अब ये लोग कहाँ से देता, ठीक है। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, है ना, नागवंशी शासकों के मध्य, क्योंकि वह किसी प्रकार का जो है सो आम जनता से, रैयतों से जो है कर लेते नहीं थे। इसलिए नागवंशी राजाओं के लिए जो है ना ये मालगुजारी देना जो है, संपूर्ण राज्य का मालगुजारी देना जो है ये कठिन होने लगा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए बन गया, ठीक है। तो अब देखिए कि आपका जो अकबर का मृत्यु के बाद जो है एक आपका शासक, नागवंशी शासक होते हैं दुर्जन साल, ठीक है। दुर्जन साल जो है ना कुछ दिन के लिए जो है सो कर देना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि 1616 ईस्वी में जो है आपका जहांगीर जो है छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जन साल को पे अटैक करवाते हैं और दुर्जन साल को क्या कर लेते हैं, गिरफ्त में ले लेते हैं और उसको ग्वालियर का किला पहुंचा दिया जाता है, जहां पर 12 वर्षों तक जो है ना दुर्जन साल को कैद करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुगल साम्राज्य को मालगुजारी या किसी प्रकार का नजराना नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो अब जो है 12 वर्षों के बाद दुर्जन साल को जो है सो आपका जहांगीर कैद से मुक्त कर देता है ना। और किस शर्त मुक्त करता है? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि आपको 6,000 रुपया जो है मुगल साम्राज्य को, है ना, वार्षिक कर के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका छोड़ने का शर्त होता है। तो 6,000 रुपया जो है वार्षिक कर के रूप में जो है देने का सहमति बनता है, जो कि दुर्जन साल मुगल साम्राज्य को, मुगल को देगा, मुगल प्रशासन को देगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि नागवंशी राजाओं पर जो है सब कर का बोझ तो धीरे धीरे बढ़ते चला गया, है ना। वो लोग तो आम प्रजा से कर्ज लेता नहीं था, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो है सो अपनी प्रजा से कर लेने का कोई प्रावधान तो था नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लगातार जो है नागवंशी शासक पे जो है सो कर का बोझ जो है सो बढ़ते चले गया और लास्ट में क्या हुआ कि नागवंशी शासक को जो है ना, अपने प्राचीन व्यवस्था को बदलकर लोगों से कर वसूलना प्रारंभ करना पड़ा, ठीक है। यानी कि उन लोगों का मजबूरी बन गया। अगर वो लोग जो है सो कर लेता नहीं तो फिर कर देता कहाँ से, ठीक है। तो वो लोग क्या किया कि अपने प्राचीन सिस्टम जो कि प्राचीन काल से चलते आ रहा था, है ना, उसको अब चेंज किया और लोगों से कर लेना प्रारंभ कर दिया दोस्तों, है ना। तो लोगों से जो कर अब किसके माध्यम से लेगा? तो नागवंशी शासक जो है वो पहरा के प्रमुख कौन होते थे? मानकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पढ़ा के प्रमुख मानकियों को नियुक्त किया, ठीक है। पढ़ा के प्रमुख मानकियों को क्या किया? नियुक्त किया। किस चीज़ के लिए? तो मालगुजारी वसूल करने के लिए। और इस मानकियों को एक स्पेशल नाम दिए थे नागवंशी शासक। वो नाम क्या दिए थे? तो भुईहर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। नाम क्या है? भुईहर, ठीक है। मानकियों को क्या नाम दिया गया था? तो भुईहर, ठीक है। तो पढ़ा के प्रमुख मानकियों को भुईहर कहा जाता था, है ना। और मालगुजारी वसूल करने का इन लोगों को आदेश दिया। बाद में क्या हुआ कि राजाओं ने अलग अलग जागीरदार रखे, ठीक है, जागीरदार रखने लगे। तो जागीरदार रखने लगे किस चीज़ के लिए? तो मालगुजारी वसूल करने के लिए, है ना। अलग अलग तरह के अलग अलग क्षेत्र में जागीरदार को प्राधिकृत किया। तो इससे क्या हुआ? जो भुईहर थे, जो मानकी थे, उनका स्थिति और दयनीय हो गया, है ना। अब देखिए जागीरदार क्या करता था? कर वसूलता था। लेकिन वहाँ पर अभी भी क्या सिस्टम था जो उस समय, जागीरदार क्या करता था? कर वसूलता था, लेकिन नियमित कर देने का कोई प्रावधान नहीं था। समझ गए ना। ये कर तभी दिया जाता था जब आपको जो है सो मुगल बादशाह जो है सो मांग करता था।
समझ गए ना। यानी कि मांग किया तो कर दिए, मांग नहीं किया तो कर नहीं दिए, लेकिन जागीरदार तो कर हमेशा वसूलता था। तो दोस्तों इस अनियमित कर व्यवस्था को ही जो है ना नजराना या पेशकश बोला जाता था। ठीक है, नजराना या पेशकश, नजराना या पेशकश, इसी अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता था। अब जो है समय आ गया आपका अंग्रेज का। ठीक है, अंग्रेज लोग जो है जब उसको पश्चिम बंगाल की जो है दीवानी प्राप्त हुआ है ना, तो 1765 ईस्वी में मुगलों के बाद जब अंग्रेज लोग इन किया, ठीक है, इस प्रदेश में, तो अंग्रेजों को कब प्रवेश किया? 1765 ईस्वी में जब दीवानी प्राप्त हुआ इस क्षेत्र का, है ना। तो अंग्रेज लोग जो प्रवेश किया तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ। देख रहा था कि यहाँ का आदमी लोग से कर लिया ही नहीं जा रहा है, कर ले नहीं रहा है, तो कर मिल नहीं रहा है ना। अब उन लोग जो है सो आपको को इस क्षेत्र से नियमित कर वसूलने का डिफरेंट जो है तरीका अपनाने लगा, लेकिन उन लोगों को सफलता नहीं मिला, है ना। सफलता नहीं मिला, कहीं पे कर मिल रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था, नियमित रूप से कर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या हुआ कि 1793 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेज लोग क्या किया कि अस्थाई बंदोबस्ती के बहाने राजा महाराजा को, इस क्षेत्र के जितने भी राजा महाराजा थे उन लोगों को जमींदार बना दिया। समझ गए ना। 1793 ईस्वी में इस क्षेत्र के अस्थाई बंदोबस्ती के बहाने, अस्थाई बंदोबस्ती के बहाने इस क्षेत्र के जितने भी राजा महाराजा थे, है ना, उन लोगों को क्या बना दिया दोस्तों? जमींदार बना दिया। समझ गए ना। और जो है आपका जो जागीरदारी प्रथा चल रहा था वो अब बदल गया जमींदारी प्रथा में। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था इस समय। ठीक है, जागीरदारी प्रथा किसमें बदल गया? जमींदारी प्रथा में। रीजन क्या था? तो अंग्रेज लोग 1793 ईस्वी में, है ना, नियमित कर वसूलने को उद्देश्य से क्या किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्ती को लाया गया था, है ना। अस्थाई बंदोबस्ती के कारण ये जो है बड़ा चेंज क्रिएट हुआ। दोस्तों इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही जो मुंडाओं एवं राजवंशियों की राज व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और अंग्रेजी राज व्यवस्था जो है इस क्षेत्र में भी लागू हो गया। ठीक है, राजा महाराजा थे उन लोगों को क्या बना दिया गया? जमींदार। जमींदार क्यों बनाया गया? कि भाई आप कर वसूलिए। ठीक है, तो इस क्षेत्र के भी राजा महाराजा जो है अंग्रेजों के लिए अब एकमात्र कर वसूलने का एकमात्र माध्यम मात्र रह गए थे, है ना। नए नए अंग्रेजों के कानून आते गए, नियम आते गए, नियम को जो है सो मानना अनिवार्य था, है ना। और इस प्रकार जो है राजा महाराजा मुंडा मानकी परहा पंचायत आदि धीरे धीरे अंग्रेजी कानून के कारण, है ना, विलीन होता चला गया। और धीरे धीरे जो पूरा का पूरा देश है ना, संपूर्ण देश के साथ साथ छोटा नागपुर भी अंग्रेजों के अधीन हो गया और नागवंशी राजाओं की राज व्यवस्था दोस्तों समाप्त हो गई। तो आज हम लोग डिस्कस कर लिए दोस्तों नागवंशी शासन व्यवस्था प्लस नागवंश के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास था आपके जेपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जेएसएससी एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा, है ना। इसे आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर ये कंटेंट आपको सचमुच पसंद आया है तो इसे दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के साथ, ट्रिक्स के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।